स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपका डिमांड है 2 एपिसोड डेली पब्लिश किया जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने मार्शल गॉड असुरा को एडिट करने के लिए एक राइटर हायर किया है। बट चार्ज जो है राइटर का बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा इशू है। एंड ये जो यूट्यूब चैनल था इसमें भी थोड़ा इशू आ रहा है, तो हम इस एपिसोड्स को अब से न्यूज़ चैनल पे पब्लिश करेंगे। आज का एपिसोड ये आखिरी था। हम न्यूज़ चैनल की लिंक दे देंगे, ये दूसरे यूट्यूब चैनल पे आगे के एपिसोड्स डेली का डेली पब्लिश है। बाकी टेलीग्राम पे आप हमें प्राचीन रक्त सक्रिय हो गया है। पार्थ, अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या ये वही रुद्र है? वह इतना जवान कैसे है? क्या वह सचमुच छठी मंजिल पर गया था? भीड़ में आश्चर्य की अंतहीन चीखें गूंज उठी क्योंकि रुद्र ने एक ऐतिहासिक घटना को तोड़ते हुए 100 वर्षों में असुर भूत टावर के शिखर पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए। वे कई लोगों के आदर्श बन गए। हालांकि रुद्र उस समय काफी कमजोर था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वह भविष्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। उस क्षण वहां मौजूद सभी लोगों ने एक महान व्यक्तित्व के उदय को देखा। इसी कारण वे सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। विशेष रूप से रुद्र की युवा और कोमल सूरत देखकर लोगों को पता चल जाता था कि वह बहुत छोटा है। इसलिए वे और भी आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि इससे उसकी प्रतिभा और भी अधिक सिद्ध हो गई। वे दिल से मानते थे कि रुद्र की भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। हुटिल्ड, अचानक मनुष्यों के विशाल सागर के भीतर एक रास्ता प्रकट हुआ। 3 बुजुर्गों के नेतृत्व में जयवंश कबीला के शक्तिशाली लोग आक्रामक रूप से रुद्र की ओर बढ़े। तीनों बुजुर्गों के पीछे विराज, जय गंगवार और अन्य लोग थे। ये वे लोग थे जिन्हें रुद्र ने बुरी तरह पीटा था। हालांकि उनकी आभा काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन रुद्र द्वारा छोड़े गए घाव अभी भी उनके शरीर पर दिखाई दे रहे थे। विराज, जय गंगवार, क्या वही था जिसने असुर भूत टावर में तुम पर हमला किया था? जयवंश कबीला के एक बुजुर्ग ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए पूछी। बड़े साहब, ये रुद्र है जिसने बकवास की और जयवंश कबीला को अपनी नजरों में भी नहीं लिया। विराज ने जवाब दिया और उसकी तीखी निगाहें रुद्र के शरीर पर घूम गईं। उसे गिरफ्तार करो, जयवंश कबीला के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उनके बोलते ही उनके पीछे खड़े कई शक्तिशाली लोग रुद्र की ओर दौड़े। वे सभी गहन विद्या के विशेषज्ञ थे। जब उनका दबाव एक ही जगह इकट्ठा होकर आगे बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य विशाल पर्वत हो, और रुद्र भी घबरा गया। रुद्र, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगी। स्थिति को गंभीर न समझते हुए अग्नि ने रुद्र को अपनी शक्ति देने की इच्छा जताई ताकि रुद्र चारों ओर से हो रहे हमले को भेद सके। कोई जरूरत नहीं। हालांकि रुद्र ने मना कर दिया। उसने न तो इससे बचने की कोशिश की और न ही इससे दूर रहने की, बल्कि वह वहीं खड़ा रहा और जयवंश कबीला के हमलों का इंतजार करने लगा। पहले तो अग्नि को रुद्र की हरकतों पर हैरानी हुई, लेकिन रुद्र के साथ सब कुछ साझा करने वाली अग्नि ने जल्दी ही उसके इरादों को समझ लिया। अचानक सुनहरे रंग की एक तेज हवा चली और गहन क्षेत्र के कई जयवंश कबीला के सदस्य उड़ते हुए पुतलों की तरह पलट गए और हवा उन्हें दूर फेंक गई। उसी समय बिना किसी शोर के 3 वृद्ध व्यक्ति रुद्र के सामने प्रकट हुए। उनका नेतृत्व विश्वात्मा संघ के लीला वर्मा कर रहे थे। ली नाम के व्यक्ति, हट जाओ, यह मेरे जयवंश कबीला और इस बच्चे के बीच का निजी झगड़ा है। दखल मत दो। ये देखकर जयवंश कबीला के बुजुर्गों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उन्होंने लीला वर्मा की ओर इशारा करते हुए बेहद नाराजगी से चिल्लाया। बकवास, ये जगह मेरे विश्व आत्मा संघ की है और तुम्हारे जयवंश कबीला को इस तरह की क्रूरता करने का कोई अधिकार नहीं है। लीला वर्मा का चेहरा भी ठंडा पड़ गया और उन्होंने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। चौक के बाहर से हजारों लोग अंदर घुस आए और जयवंश कबीला को पूरी तरह घेर लिया। लीला नाम के इस शख्स में तो गजब का साहस है। एक बाहरी होकर तुम मेरे जयवंश कबीला के खिलाफ हथियार उठा रहे हो। ये गठबंधन की संधि का उल्लंघन है और मेरे जयवंश कबीला तथा तुम्हारे विश्वात्मा संघ के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को नष्ट करता है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभा पाओगे? जयकुमार सिंह ने सवाल किया। यह मत सोचो कि मुझे असुर भूत टावर में तुम्हारे जयवंश कबीला के शानदार कारनामों के बारे में पता नहीं है। भले ही यह संधि का उल्लंघन हो, लेकिन गलती तो तुम्हारे जयवंश कबीला ने पहले की थी। आज मैं अपने शब्द यहीं रखूंगा। रुद्र मेरे विश्व आत्मा संघ द्वारा संरक्षित है। यदि आप में से कोई भी रुद्र पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मुझे संयम न बरतने के लिए दोष मत देना। लीला वर्मा की निगाहें आग की लपटों जैसी थीं और उनका स्वर अत्यंत दृढ़ था। ठीक है, लीला नाम का वो लड़का, देखते हैं कि तुम इस जिम्मेदारी को निभा पाते हो या नहीं। इसके जवाब में यद्यपि जयवंश कबीला को बहुत गुस्सा आया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपनी सेना के साथ मुड़कर चले गए। आखिरकार वह विश्व आत्मा संघ का क्षेत्र था और उस परीक्षा में उनकी गलती थी। चिंता मत करो, भले ही तुम्हारा जयवंश कबीला मुझे न ढूंढे, लेकिन मेरा विश्व आत्मा संघ न्याय के लिए तुम्हें ढूंढ लेगा। लीला वर्मा ने भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। जयवंश कबीला के जाने के बाद श्वेत लबादा परीक्षा का भी समापन हो गया।
हालांकि इस परीक्षा का केंद्र बिंदु रहे रुद्र वहीं रहे, क्योंकि उन्हें विश्व आत्मा संघ द्वारा एक बेहद आलीशान महल में आमंत्रित किया गया था। रुद्र के स्वागत के लिए एक भव्य भोज की व्यवस्था की गई थी और उनका स्वागत उनके साथी गौतम ने किया। भाई गौतम, ये रुद्र इस भव्य दावत को देखकर थोड़ा अभिभूत हो गया। विश्व आत्मा संघ ने न केवल उसे जयवंश कबीला की मुसीबतों से बचाया था, बल्कि अब वे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे जिससे वह सचमुच अभिभूत था। भाई रुद्र, खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे विश्व आत्मा संघ द्वारा इस तरह के सम्मान के पात्र हैं। गौतम ने रुद्र पर मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर रुद्र विश्व आत्मा संघ के इरादे समझ गया। जाहिर है उन्होंने उसकी क्षमता को पहचान लिया था और उसे विश्व आत्मा संघ में शामिल करना चाहते थे। रुद्र के लिए यह अच्छी बात थी, इसलिए उसने इसे ठुकराया नहीं। हालांकि उस समय तक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोग विश्व आत्मा संघ से निकल चुके थे। ज्योति अभी भी बाहर इंतजार कर रही थी और चूंकि रुद्र को डर था कि उसके गुरु चिंतित हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा, भाई गौतम, मेरे गुरु अभी भी विश्व आत्मा संघ के बाहर हैं। मैं चाहता हूँ। रुद्र भाई, चिंता मत करो, तुम्हारे गुरु को आमंत्रित करने के लिए लोग भेजे जा चुके हैं और तुम दोनों जल्द ही मिलोगे। गौतम मुस्कुराया और रुद्र को बैठने के लिए कहा। उसी समय विश्व आत्मा संघ के बाहर एक ऐसे शहर में जो विशेष रूप से बाहरी लोगों को आराम प्रदान करने के लिए बनाया गया था, ज्योति शहर के द्वार पर खड़ी होकर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आपने इस परीक्षा में रुद्र नाम के एक युवक के बारे में सुना है? वह असुर भूत टावर की 6ठी मंजिल पर पहुंचा और उसे एक पका हुआ आध्यात्मिक फल मिला। मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे ये भी पता है कि रुद्र इस साल सिर्फ 15 साल का है, लेकिन उसने पहले ही उत्पत्ति क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना प्राप्त कर ली है। उसकी युद्ध क्षमता तो और भी भयावह है। अफवाहों के अनुसार उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा भी उसे हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही। जयवंश कबीला की युवा पीढ़ी पूरी तरह से बह गई और यहाँ तक कि शितेंद्र भाटिया भी रुद्र के हाथों पराजित हुआ। उनमें से कई, उसने तो जयवंश कबीला के सदस्यों को भी हरा दिया। वह कुछ ज्यादा ही साहसी हो गया है ना? जयवंश कबीला की सोच को देखते हुए वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझते नहीं हो, रुद्र जैसी प्रतिभा 100 वर्षों में प्रकट नहीं हुई है और वह तो प्रतिभावान बनने के लिए पहले से ही नियत है। विश्व आत्मा संघ ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे रुद्र की रक्षा करेंगे। इस समय उसे विश्व आत्मा संघ में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और जयवंश कबीला उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जब ज्योति रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी तो उसके बगल में बैठे कई श्वेत लबादाधारी विश्व आत्माविद आपस में बातें कर रहे थे। एक के बाद एक सभी रुद्र के बारे में बात कर रहे थे और यह सुनकर ज्योति का दिल जोर से धड़कने लगा। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर विनम्रता से पूछा, बड़े भाई, क्या आप जिस रुद्र की बात कर रहे थे वह नीलेश प्रांत से आया था? नीलेश प्रांत? हालांकि मुझे नहीं पता कि रुद्र कहाँ से आया था, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति नीलेश प्रांत से तो नहीं आना चाहिए था, है ना? हाँ, रुद्र जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नीलेश प्रांत जैसी जगह से कैसे प्रकट हो सकता है? उन्होंने पहले ज्योति की ओर देखा, फिर सभी ने अपना सिर हिलाया। तो उस रुद्र ने नीले रंग का लंबा चोला पहना हुआ है, उसका चेहरा गोरा है, उसकी भौहें घनी हैं, उसकी आंखें बड़ी हैं, उसकी नाक लंबी और सीधी है और वह देखने में युवा और कोमल लगता है। वह एक विचित्र युद्ध कला में भी निपुण है। वह अपनी उत्पत्ति शक्ति को नियंत्रित करके अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार के सुनहरे रंग के हथियार बना सकता है और वह उनका उपयोग काफी प्रभावशाली ढंग से करता है। खासकर सुनहरे रंग के लंबे धनुष को संघनित करने के बाद इससे दागे गए तीर कभी चूकते नहीं और यहाँ तक कि उत्पत्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के लोग भी इसका सामना नहीं कर सकते। ज्योति ने आगे पूछा, मुझे ठीक से याद नहीं कि उसने क्या पहना था और उसका रूप कैसा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे 5वें दर्जे की युद्ध कला आती है जिससे वह कई तरह के हथियार बना सकता है। हाँ, मैंने सुना है कि वह शारीरिक युद्ध कला में माहिर है। उसके पैरों के नीचे से बिजली निकलती है और वह अचानक बहुत फुर्तीला हो जाता है। उनमें से एक ने जवाब दिया। ये शब्द सुनकर ज्योति खुशी से झूम उठा और अपनी मुट्ठी हथेली पर मारते हुए बोला, ये निश्चित रूप से वही है। बड़े भाई, आपके लहजे से लगता है कि आप रुद्र को जानते हैं। ये देखकर उनमें से कई लोगों ने संदेह से पूछा। कई भावों को देखते हुए ज्योति ने अपना सिर ऊंचा किया, अपनी छाती फुलाई और फिर अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, सच कहूं तो वह रुद्र मेरा शिष्य है। हा। ज्योति के शब्दों के जवाब में बाकी लोग हंसने लगे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। ये देखकर ज्योति का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या बताए। हालांकि वह लियांग इंटरनेशनल स्कूल में एक खूंखार शख्स थी, लेकिन इस जगह पर उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, जिन लोगों से वह उस समय बात कर रही थी, वे सभी गहन विद्या के विशेषज्ञ थे। उसे श्रेष्ठता का कोई भाव नहीं था, क्योंकि लगभग उसी उम्र के बहुत कम लोग उससे कमजोर थे। देखो, ये तो विश्व आत्मा संघ के लोग हैं। लेकिन ठीक उसी समय अचानक किसी ने पास की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से चिल्लाया,
देखने पर पता चला कि विश्व आत्मा संघ के 100 लोगों का एक समूह वहां आ रहा था। उसी क्षण ज्योति ने भी श्रद्धा का भाव प्रकट किया। विश्व आत्माविद के रूप में भला कौन विश्व आत्मा संघ में शामिल होकर उस विशाल समूह का सदस्य नहीं बनना चाहेगा। हालांकि विश्व आत्मा संघ में शामिल होने की शर्तें अत्यंत सख्त थीं और केवल एक निश्चित स्तर की साधना से कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता था। उन्हें विश्व आत्माविद की प्रतिभा की आवश्यकता थी और इसके लिए एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। वह अनुबंध एक तरह से स्वयं को बेचने के अनुबंध के समान था। इतना ही नहीं, इसमें उनकी संतानों को भी बेच दिया गया था और हर पीढ़ी को विश्व आत्मा संघ की सेवा करनी पड़ती थी। यह एक बहुत बड़ा प्रतिबंध था। इसलिए उस अनुबंध ने कई लोगों को विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने का मौका दिया, लेकिन इसने उन लोगों को भी मजबूर कर दिया जिन्होंने स्वतंत्रता का आनंद लिया और केवल देखने का अवसर प्राप्त किया। ज्योति को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विश्व आत्मा संघ के लोग उनके सामने आकर रुक गए। उनका नेतृत्व कर रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथों में मौजूद चित्र को देखा और फिर विनम्रतापूर्वक ज्योति से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप श्री ज्योति हैं? हाँ, मैं ही हूँ, ज्योति ने सावधानी से जवाब दिया। उनका लहजा बहुत ही विनम्र था क्योंकि वे विश्व आत्मा संघ के प्रति जरा भी अनादर नहीं दिखाना चाहते थे। भले ही उनकी साधना उनसे कमतर थी, फिर भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। श्री ज्योति, आपको बधाई हो। आपके शिष्य रुद्र ने श्वेत लबादा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठों के आदेशानुसार मैं आपको विश्व आत्मा संघ में अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ। ज्योति की पहचान की पुष्टि करने के बाद उनका रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। यू, आप सचमुच। ये शब्द सुनते ही ज्योति के जवाब देने से पहले ही उसके बगल में बैठे कई लोग जैसे फटे हुए बर्तनों की तरह हो गए। उनके चेहरे अचंभित थे क्योंकि वे जानते थे कि इस बार उन्होंने सचमुच आंखें तो देखी लेकिन माउंट ताई को नहीं पहचाना। ज्योति का दिल खुशी से भर गया था और वह इतना उत्साहित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विश्व आत्मा संघ उसे इतने भव्य तरीके से आमंत्रित करेगा। ये वाकई बहुत सम्मान की बात थी। बेशक जिस बात से वह और भी अधिक प्रसन्न थी वह ये थी कि विश्व आत्मा संघ ने उन्हें जवाब दे दिया था। जवाब ये था कि उनका शिष्य रुद्र वास्तव में श्वेत लबादा परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया था। उनके लिए यह एक अत्यंत गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद ज्योति ने विश्व आत्मा संघ में प्रवेश किया और लीला वर्मा ने स्वयं रुद्र और ज्योति का स्वागत किया। उन्होंने रुद्र और ज्योति को विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। यह एक बहुत ही खास तरह का दर्जा था क्योंकि यह अतिथि वरिष्ठ होने के दर्जे के समान था। उनकी स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित नहीं थीं, फिर भी वे विश्व आत्मा संघ के सदस्य होने के सभी लाभों का आनंद ले सकते थे। संभवतः उन्हें बेहतर व्यवहार भी मिलता था। इससे रुद्र और ज्योति बेहद खुश हुए, खासकर ज्योति, क्योंकि यह उनके लिए एक असंभव इच्छा पूरी होने के बराबर था, क्योंकि उन्हें विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने का अवसर मिला था। विश्व आत्मा संघ का सदस्य बनने के बाद ज्योति को निमंत्रण मिला और उन्होंने कुछ और दिनों के लिए विश्व आत्मा संघ में ही रहने का फैसला किया। वहीं रुद्र को कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए उन्हें जल्द ही नीलेश प्रांत लौटना पड़ा। जाने से पहले रुद्र ने असुरभूत टावर में पाले पोसे गए पके हुए स्पिरिट फ्रूट को ज्योति को दे दिया। इससे लीला वर्मा बहुत प्रभावित हुए क्योंकि पका हुआ स्पिरिट फ्रूट अत्यंत मूल्यवान होता है और इससे आध्यात्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि होती है। ज्योति तो और भी भावुक हो गए। उन्हें पता था कि उन्होंने सही शिष्य को चुना है और वर्षों का इंतजार व्यर्थ नहीं गया क्योंकि उन्होंने एक प्रतिभाशाली शिष्य को स्वीकार किया था। इसलिए उस दिन रुद्र ने विश्व आत्मा संघ छोड़ दिया और नीलेश प्रांत की ओर चल पड़ा क्योंकि तारीख की कुछ गणनाओं के बाद सानिया की शादी का समय पहले ही नजदीक आ चुका था। स्वच्छ और चमकदार आकाश में अंतहीन सफेद बादलों के ऊपर एक विशाल सफेद सिर वाला बाज हवा में तेजी से उड़ गया। वह सफेद सिर वाला बाज बेहद खूबसूरत था और उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। वह उच्चतम गुणवत्ता का सफेद सिर वाला बाज था और यह उन उपहारों में से एक था जो विश्व आत्मा संघ ने रुद्र को दिए थे। रुद्र सफेद सिर वाले बाज पर पालथी मारकर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बाज को नियंत्रित नहीं किया क्योंकि वह मनुष्य स्वभाव को समझता था और आध्यात्मिक प्रांत और नीलेश प्रांत के रास्तों से भलीभांति परिचित था। उसे नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ शब्दों से ही वह स्वतः ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। चले गए। आध्यात्मिक प्रांत से निकलकर नीलेश प्रांत में पहुंचने के बाद रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पीछे की ओर नजर घुमाई। चले गए। जयवंश कबीला वाले मूर्ख नहीं हैं और वे जानते हैं कि विश्व आत्मा संघ आपको गुप्त रूप से विदाई देगा। स्वाभाविक रूप से वे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। एग्नि की मधुर आवाज गूंजी और यह बेहद भावुक कर देने वाली थी। लेकिन दुख की बात है कि वह मीठी आवाज केवल रुद्र ही सुन सका। मैं वास्तव में विश्व आत्मा संघ का आभारी होना चाहूंगा। रुद्र के होठों के कोने पर कृतज्ञता भरी मुस्कान आ गई। विश्व आत्मा संघ छोड़ने के बाद जयवंश कबीला ने गुप्त रूप से रुद्र का पीछा करना शुरू कर दिया।
हालांकि विश्व आत्मा संघ ने भी गुप्त रूप से उसकी सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजा। दोनों ही छुपकर एक दूसरे की मौजूदगी का पता लगा रहे थे। इसलिए आध्यात्मिक प्रांत छोड़ने के बाद जयवंश कबीला और विश्व आत्मा संघ ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। रुद्र को इसका पता कैसे चला? इसका कारण श्वेत लबादा परीक्षा के बाद रुद्र को मिले अपार लाभ थे। रुद्र को अपने करीब लाने के लिए विश्व आत्मा संघ ने न केवल रुद्र को एक काफी महंगा सफेद सिर वाला बाज उपहार में दिया, बल्कि उन्होंने उसे कुछ उत्पत्ति मनके और कुछ ऐसी चीजें भी दी जो आध्यात्मिक शक्ति के लिए फायदेमंद थीं। रुद्र ने उन उत्पत्ति मनकों की मदद से उत्पत्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्पिरिट फ्रूट की शक्ति और विश्व आत्मा संघ से मिले उपहारों के बल पर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक बढ़ाया और एक बिल्कुल नए स्तर पर कदम रखा। वर्तमान में रुद्र धूसर लबादा आध्यात्मिक निर्माण की शक्ति का उपयोग कर सकता था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उसके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक निर्माण अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। सटीक शब्दों में कहें तो रुद्र पहले से ही धूसर लबादा विश्वात्माविद था। हालांकि कुछ आवश्यक कार्यों के कारण रुद्र ने धूसर लबादा परीक्षा नहीं दी, लेकिन असल में रुद्र को परीक्षा में बैठने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही विश्वात्मा धूसर लबादा मौजूद था। सफेद सिर वाले बाज की तीव्र गति के कारण यात्रा का समय काफी कम हो गया। इसलिए नीलेश प्रांत में लौटने के बाद रुद्र सीधे लाल पक्षी पर्वत श्रृंखला की ओर नहीं गया, बल्कि लाल पक्षी पर्वत श्रृंखला के बाहर स्थित शून्य पर्वत श्रृंखला की ओर चला गया। छोटे सफेद, यहीं मेरा इंतजार करो। पर्वत श्रृंखला की एक चट्टान पर रुद्र ने विशाल सफेद सिर वाले बाज को कुछ बार सहलाया और फिर पर्वत श्रृंखला के मध्य की ओर चल पड़ा। छोटे सफेद नाम उसने खुद सफेद सिर वाले बाज को दिया था। रुद्र का लक्ष्य शून्य पर्वत श्रृंखला में स्थित एक द्वितीय श्रेणी का विद्यालय था। उस विद्यालय का नाम शून्य विद्यालय था। यद्यपि उसकी शक्ति नीले नाग विद्यालय जितनी नहीं थी और द्वितीय श्रेणी के विद्यालयों में वह केवल औसत दर्जे का ही था, फिर भी अंततः वह एक द्वितीय श्रेणी का विद्यालय ही था। रुद्र उस जगह क्यों गया था? इसका कारण बस इतना था कि वह कुछ लोगों का इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए उसने न केवल अग्नि की शक्ति उधार ली, बल्कि अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के लिए उसने धूसर रंग का चोला भी पहन लिया। शून्य विद्यालय के मुख्य हॉल में शून्य विद्यालय के प्रमुख शैलेश वर्मा दो वरिष्ठ प्रबंधकों से बातचीत कर रहे थे। प्रमुख एक अधेड़ उम्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। हालांकि उनकी उम्र 50 वर्ष भी नहीं थी, लेकिन उनके सिर पर सफ़ेद बाल आ चुके थे और वे गहन साधना के तीसरे स्तर पर थे। यद्यपि साधना के मामले में दोनों प्रबंधक वरिष्ठ शून्य विद्यालय के प्रमुख जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे गहन साधना के विशेषज्ञ थे। तभी अचानक कसकर बंद बड़ा दरवाजा खुल गया और एक वरिष्ठ अंदर आ भागा। हे प्रभु, यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आए हैं। वह बुजुर्ग पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आदरणीय अतिथि कौन? ये देखकर शून्य विद्यालय के प्रमुख और दोनों बुजुर्गों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वे तुरंत खड़े हो गए और उनके दिमाग में धुंध छाई हुई थी। फिर भी उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। मैं हूँ, एक वृद्ध आवाज सुनाई दी और रुद्र बिना कोई शोर किए ही मुख्य हॉल में प्रवेश कर गया। उसके बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन हिलाई और हवा के एक झोंके से दरवाजा खुल गया और बंद हो गया। उसी समय धूसर रंग की आध्यात्मिक संरचना की एक परत ने मुख्य हॉल को घेर लिया और सघन हो गई। इसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने भीतर कैद कर लिया। धूसर लबादा विश्वात्माविद। रुद्र के शरीर पर मौजूद धूसर लबादा और उसके द्वारा प्रदर्शित तरीकों को देखकर शून्य विद्यालय के प्रमुख और दोनों प्रबंधक वरिष्ठ एक साथ आश्चर्य से चिल्ला उठे। इसका कारण ये था कि धूसर लबादा विश्वात्माविदों का दर्जा अत्यंत उच्च था। आखिरकार पूरे नीलेश प्रांत में केवल दो ही धूसर लबादा विश्वात्माविद थे। एक शीर्ष विद्यालय लियांग इंटरनेशनल स्कूल में थे और दूसरे किलिन राजकुमार के महल में। दोनों का दर्जा अत्यंत ऊंचा था और वे बेहद प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनके सामने उस तरह के धूसर चोगाधारी विश्व आत्मावादी के प्रकट होते ही लोगों के मन में तुरंत उन दो पात्रों का ख्याल आ गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद हर कोई बेहद हैरान था और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। वरिष्ठ, मैं जानना चाहता हूं कि आपका आदरणीय नाम क्या है और मेरे शून्य विद्यालय में आपकी उपस्थिति से आपको क्या सम्मान प्राप्त हुआ है। शून्य विद्यालय के प्रमुख शैलेश वर्मा ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए आदरपूर्वक पूछा। मेरा कोई नाम या उपनाम नहीं है, लेकिन आप मुझे श्रीमान धूसर लबादा कह सकते हैं। आज यहाँ आने का मेरा एक निवेदन है। रुद्र शून्य विद्यालय के प्रमुख के सिंहासन की ओर बढ़ा और वहां बैठ गया, मानो वह उस क्षेत्र का स्वामी हो। श्री धूसर लबादा। शून्य विद्यालय के प्रमुख एक बार फिर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। ये स्पष्ट था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति न तो लियांग इंटरनेशनल स्कूल का था और न ही किलिन राजकुमार के महल का। हालांकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा व्यक्ति उन दो विशालकाय पात्रों में से एक नहीं था।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक धूसर लबादा विश्व आत्मावादी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे उसका शून्य विद्यालय नाराज कर सके। तो शून्य विद्यालय के प्रमुख ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आश्चर्य है कि श्री धूसर लबादा की क्या विनती है। जब तक मेरा शून्य विद्यालय इसे पूरा कर सकता है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। 3 दिन बाद मैं चाहता हूं कि तुम शून्य विद्यालय के कुलीन छात्रों का नेतृत्व करो और वर्मिलियन बर्ड सिटी जाओ ताकि मुझे एक महिला से शादी करने में मदद मिल सके। महिला? कौन? वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी की छोटी बेटी सानिया। सानिया? क्या वह वही लड़की नहीं है जिससे शांतनु परिवार का बेटा शांतनु 3 दिन बाद शादी करने वाला है? ये शब्द सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग बेहद आश्चर्यचकित रह गए और उनके चेहरे पर कठिनाई के भाव दिखाई दिए। शांतनु परिवार को कम नहीं आंका जा सकता था। शक्ति के मामले में वे उसके शून्य विद्यालय से भी अधिक शक्तिशाली थे। उन्हें शांतनु परिवार की भावी पत्नी शांतनु से विवाह कराने में मदद करने के लिए कहना निस्संदेह उन्हें शांतनु परिवार का शत्रु बनाने के समान था और इससे शून्य विद्यालय के लिए भारी विपत्ति उत्पन्न हो सकती थी। हालांकि उनका शून्य विद्यालय भी एक धूसर लबादा विश्व आत्मावादी को नाराज नहीं कर सकता था। आखिरकार एक उच्च कोटि के स्कूल को भी इतने विशाल व्यक्तित्व के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना पड़ता है, तो एक साधारण द्वितीय कोटि के स्कूल की तो बात ही क्या। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी असली पहचान उजागर नहीं करने दूंगा, क्योंकि ऐसा करना एक बहुत बड़ा दुश्मन बनाने के बराबर होगा। तुम लोग शून्य विद्यालय के सदस्य होने का नहीं, बल्कि मेरे श्रीमान धूसर लबादा के अधीनस्थ होने का वेश धारण कर सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें ये सब व्यर्थ में नहीं करने दूंगा। जब तक तुम इस विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए तैयार हो, चाहे ये सफल हो या न हो, मैं तुम्हारे शून्य विद्यालय के मुख्य क्षेत्र में एक विशाल आध्यात्मिक निर्माण सरणी स्थापित करूंगा। इसके बदले में, रुद्र ने उदासीनता से कहा। ये शब्द सुनते ही शून्य विद्यालय के प्रमुख शैलेश वर्मा और दोनों वरिष्ठ प्रबंधकों विनीत शर्मा, विवेक मेहरा की आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर असीम खुशी झलकने लगी। एक धूसर लबादा विश्व आत्मादि द्वारा स्वयं स्थापित आध्यात्मिक निर्माण आकर्षण का ये स्तर इतना प्रबल था कि अंततः यह ऐसी चीज थी जो कई उच्च कोटि के स्कूलों के पास भी नहीं थी। 3 दिन बाद वर्मिलियन बर्ड सिटी में हर कोई बेहद खुश था और बाहर के सभी कुलीन परिवार, उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रसिद्ध लोग वर्मिलियन बर्ड सिटी लौट आए थे। आज का दिन अत्यंत खुशी का दिन था क्योंकि शांतनु परिवार के भावी मुखिया शांतनु का विवाह सानिया से होने वाला था, जो वर्मिलियन बर्ड सिटी के स्वामी हरिप्रसाद सिंह की युवा पुत्री थीं। हालांकि बाहर पटाखे फूट रहे थे और घंटे और ढोल आसमान में गूंज रहे थे, वहीं नगर स्वामी के निवास के एक कमरे के अंदर का वातावरण स्पष्ट रूप से असामान्य रूप से उदास था। आज सानिया ने लाल रंग की लंबी पोशाक पहनी थी। वह पोशाक बेहद खूबसूरत थी और सानिया के प्यारे और सुंदर चेहरे की खूबसूरती और भी निखर रही थी। उनकी खूबसूरती से पूरे शहर और काउंटी मंत्रमुग्ध हो सकते थे। हालांकि बगल में खड़ी नौकरानी ने उसका मेकअप किया, उसे कपड़े पहनाए और उसके बाल संवारे। बाहर आसमान तक हंसी गूंज रही थी, फिर भी सानिया के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत उसके प्यारे चेहरे से आंसुओं की 2 धाराएं बह रही थीं। ये देखकर नौकरानी घबरा गई और लगातार सानिया के आंसू पोंछती रही। वह मेकअप ठीक करना चाहती थी, लेकिन आंसू लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिससे अंततः उसके चेहरे का मेकअप पूरी तरह से खराब हो गया। टकराना, कदम, अचानक प्रवेश द्वार से एक जोरदार धमाका हुआ और मजबूत बड़ा दरवाजा चकनाचूर हो गया। नगर स्वामी के निवास के 2 रक्षक कमरे में गिर पड़े और बेहोश हो गए। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। महिला ने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और वह बेहद खूबसूरत थी। उसका आकर्षक शरीर, मोहक चेहरा और ऐसी अदाएं थीं जो किसी के भी दिल को मोह लेती थीं। अन्य महिलाएं उसकी सुंदरता में खो जाती थीं। वह सानिया की बड़ी बहन रिया थी। रिया के बगल में एक लंबा, मजबूत और गठीला आदमी खड़ा था। उसकी बाहें घनी थीं, आंखें बड़ी थीं और त्वचा सांवली थी। वह रिया और सानिया का बड़ा भाई हरिप्रसाद सिंह का सबसे बड़ा बेटा राजू था। राजू इस साल 25 साल का हो गया था और उसने पहले ही खुद को काफ़ी अच्छी तरह स्थापित कर लिया था। वह गहन साधना के दूसरे स्तर पर था और सुपरिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में वह अक्सर बाहर रहता था, सुपरिवार को रिश्ते बनाने में मदद करता था, इसलिए वह शायद ही कभी वर्मिलियन बर्ड सिटी लौटता था। हालांकि जब राजू को खबर मिली कि उसकी छोटी बहन की शादी शांतनु से होने वाली है और वह भी जबरदस्ती की शादी, तो वह तुरंत वापस लौट आया। भाई बहन, आप दोनों यहाँ क्यों हैं? उन दोनों को देखकर सानिया थोड़ी घबरा गई और उसने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछ लिए। छोटी बहन, मेरे पीछे आओ, चलो चलते हैं। राजू ने आंसुओं से भीगी सानिया की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसका छोटा हाथ पकड़कर बाहर चल दिया। रिया भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चली गई। भाई बहन, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। सानिया ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अपने बड़े भाई के सामने आध्यात्मिक स्तर पर उसकी साधना का कोई महत्व नहीं था। बेवकूफ़ बहन, तुम्हें शांतनु पसंद भी नहीं है तो उससे शादी कैसे कर सकती हो? बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें नरक की ओर जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकता।
राजू ने इतना कहते ही सानिया को महल से बाहर खींच लिया। लेकिन जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह अचंभित रह गया और आगे बढ़ने से रुक गया। उसके सामने दर्जनों लोग उपस्थित हुए। वे सभी वर्मिलियन बर्ड सिटी के शीर्ष विशेषज्ञ थे और उनका नेतृत्व वर्मिलियन बर्ड सिटी के नगर प्रमुख, तीनों भाई बहनों के पिता हरिप्रसाद सिंह कर रहे थे। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हरिप्रसाद सिंह की तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर झुक गईं और उसने ठंडे लहजे में पूछताछ की। पिताजी, मैं छोटी सानिया को यहाँ से ले आऊंगी। मैं उसे उस शांतनु कमीने से शादी नहीं करने दूंगी, राजू ने जोर से कहा। धड़ाम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राजू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस शक्तिशाली थप्पड़ ने दूसरे स्तर के गहन विद्या के जानकार राजू को जमीन पर पटक दिया। उसके चेहरे पर खून से लाल हथेली का निशान बन गया। ऐसा करने वाला उसका पिता हरिप्रसाद सिंह थी। यहाँ से चले जाओ, हरिप्रसाद सिंह ने राजू की ओर इशारा करते हुए जोर से फटकार लगाए। पिताजी, क्या आप सचमुच चुपचाप देखते रहेंगे जब छोटी सानिया की शादी उस व्यक्ति से होगी जिसे वह पसंद नहीं करती? ठीक उसी समय रिया बाहर आए। वह सानिया के बगल में खड़ी हुई और उसके चेहरे की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, ध्यान से देखो, अपनी बेटी के चेहरे पर आंसू देखो। क्या तुम्हें उसकी अनिच्छा नहीं दिख रही? क्या तुम्हें उसकी कड़वाहट नहीं दिख रही? क्या आप एक पिता के रूप में सचमुच अपनी बेटी की खुशियों को छीनना चाहते हैं और उसे भविष्य में आंसुओं से अपना चेहरा धोने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? रिया का लहजा बेहद तीखा था और वहां मौजूद हर किसी को दुख का एहसास हुआ। यहाँ तक कि हरिप्रसाद सिंह की आंखें भी नम हो गईं और वह उस क्षण कुछ कह नहीं सका। कुछ देर बाद उसने अपने पीछे मौजूद भीड़ की ओर हाथ हिलाया। वे सभी हरिप्रसाद सिंह के भरोसेमंद सहयोगी थे और हरिप्रसाद सिंह का मतलब तुरंत समझ गए। वे चतुराई से वहां से चले गए और उनके जाने के बाद वहां केवल 4 लोग रह गए, हरिप्रसाद सिंह, राजू, रिया और सानिया। आह! हरिप्रसाद सिंह ने पहले आह भरी, फिर अपना पहले वाला गुस्से वाला रवैया पूरी तरह बदल दिया और धीरे से कहा, राजू, छोटी रिया, छोटी सानिया, इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। शांतनु परिवार को किलिन राजकुमार के महल से उच्च स्वीकृति प्राप्त है और वे वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन अधिकार के लिए लड़ने की योग्यता रखते हैं। शांतनु परिवार के मुखिया ने भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और हाल ही में उन्होंने गहन साधना के 6ठे स्तर में प्रवेश किया है। उनकी साधना मुझसे कहीं अधिक उन्नत है और वे अब वर्मिलियन बर्ड सिटी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यदि वह वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन अधिकार के लिए लड़ना चाहता है तो नगर स्वामी का पद केवल उसी का हो सकता है, किसी और का नहीं। नगर स्वामी का महल भी उसे ही देना होगा। इतने वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हालांकि शांतनु परिवार के मुखिया ने मुझसे कहा कि वह बूढ़ा हो गया है और उसे वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन अधिकार की परवाह नहीं है। फिलहाल वह केवल अपने दोनों पोतों के अच्छे से बस जाने की कामना करता है। इसलिए जब तक छोटी सानिया की शादी शांतनु से हो जाती है और वे जल्दी से शादी कर लेते हैं, तब तक उसका शांतनु परिवार वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन अधिकार को लेकर कभी नहीं लड़ेगा। पिताजी, आप इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? शांतनु परिवार का मुखिया एक पुराना धूर्त लोमड़ी है। आप उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? रिया ने खंडन किया। जी पिताजी, वह साफ तौर पर आपको धमका रहा है कि आप छोटी सानिया को शांतनु को सौंप दें। लेकिन जब छोटी सानिया की शादी हो जाएगी तो शायद उसे तुरंत पछतावा होगा और वह वर्मिलियन बर्ड सिटी के शासन अधिकार के लिए लड़ाई करेगा। राजू ने भी आगे बढ़कर कहा, तुम में से किसी को क्या समझ आता है? भले ही शांतनु परिवार के मुखिया को पछतावा हो, जब तक छोटी सानिया की शादी हो जाती है, शांतनु परिवार मेरे सुपरिवार के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। जब तक मेरे सुपरिवार की नींव मजबूत हो जाती है, क्रांति का दिन जरूर आएगा। देर सवेर मैं गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर जाऊंगी। उस समय मैं सब कुछ वापस ले लूंगी। हरिप्रसाद सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। पिताजी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुपरिवार की तथाकथित नींव छोटी सानिया की खुशी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? परिवार की नींव को बचाने के लिए आप छोटी सानिया को सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार हैं। आप अपनी ही बेटी की खुशी के लिए कब्र खोद रहे हैं। रिया की आंखें भी नम हो गईं। बिल्कुल सही, मेरे लिए सुपरिवार की नींव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हरिप्रसाद सिंह ने जवाब दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं छोटी सानिया को यहाँ से ले जाऊंगी। रिया ने सानिया को पकड़ा, छलांग लगाए, एक ज़बरदस्त शारीरिक तकनीक का प्रदर्शन किया और दूर भाग गई। पिताजी, छोटी सानिया की खुशी के लिए मुझे आपको नाराज करना ही होगा। इसी दौरान राजू ने भी अपनी ज़बरदस्त युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए अपने पिता पर हमला कर दिया। वह रिया और सानिया को भागने के लिए कुछ समय देना चाहता था। मुझे पता है कि आप भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंतिम स्थिति पर हमेशा जोर देना जरूरी है। देर सवेर आप मेरी अथक मेहनत को समझ ही जाएंगे। हरिप्रसाद सिंह के लिए उन दोनों के तरीके कीड़े मकोड़ों जैसी तुच्छ कुशलता के समान थे।
बिना हिले डुले उसने गहन क्षेत्र के 5वें स्तर का दबाव छोड़ा और राजू के हमले को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। उसके बाद तीव्र दबाव ने तुरंत उस क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तीव्र दबाव ने रिया को जकड़ लिया और भागने की कोशिश करना तो दूर, उसके लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। पिताजी, मेरे भाई और बहन को जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं शांतनु से शादी करूंगी। मैं उससे शादी करूंगी। सानिया ने दर्द से भरे चेहरों वाले राजू और रिया की ओर देखते हुए गिड़गिड़ाया। आह छोटी सानिया, मुझे माफ करना। हरिप्रसाद सिंह के चेहरे पर भी दर्द भरी अभिव्यक्ति थी और यह स्पष्ट था कि उसका दिल भी ठीक नहीं था। हालांकि उसने राजू और रिया को तुरंत नहीं छोड़ा। उसने विशेष विधियों का उपयोग करके राजू और रिया की शक्ति को अस्थायी रूप से सील कर दिया। वे बोल भी नहीं पा रहे थे। इसके तुरंत बाद शांतनु परिवार का दुल्हन का जुलूस नगर स्वामी के निवास के सामने पहुंचा। शांतनु एक ऊंचे और विशाल घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के वस्त्र पहने हुए था। उसकी मुस्कान छिपी नहीं रह सकी क्योंकि आखिरकार वह उस व्यक्ति से शादी करने जा रहा था जिसकी उसने अपने सपनों में भी कामना की थी। साथ चल रहे दल में शांतनु का बड़ा भाई सुदीप भी मौजूद था, जिसने रुद्र का पीछा करते हुए उसे गतिरोध में फंसा दिया था और उसे ड्रैगन नदी में कूदने के लिए मजबूर किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वर्तमान में सुदीप भी दूल्हे के वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था और उसकी प्रसन्न मुस्कान शांतनु की मुस्कान से जरा भी कम नहीं थी। यह क्या हो रहा है? दो दूल्हे क्यों हैं? क्या दोनों भाई सानिया से शादी करने वाले हैं? उस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर सभी ने आपस में चर्चा शुरू कर दी और सभी हैरान रह गए। सुदीप, शांतनु, इसका क्या मतलब है? हरिप्रसाद सिंह नगर स्वामी के निवास से विशेषज्ञों को लेकर बाहर निकला। वह शांतनु परिवार की हरकतों से काफी नाराज था। महाराज, हम दोनों भाई यहाँ किस कारण से आ सकते हैं? जाहिर है आपकी बेटियों से विवाह करने के लिए ही तो। शांतनु हंस पड़ा, लेकिन बोलते समय वह घोड़े से नीचे भी नहीं उतरा। उसने हरिप्रसाद सिंह को नीचा दिखाते हुए ये शब्द कहे, महाराज, बिना कोई बात छिपाए, मैं सुदीप आपकी बेटी रिया से प्यार कर बैठा हूँ। संयोगवश आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मेरे छोटे भाई शांतनु आपकी सबसे छोटी बेटी सानिया से शादी करने जा रहे हैं। तो क्यों ना हम दोहरी शादी कर लें और रिया की शादी भी अपने शांतनु परिवार में करवा दें। मैं, सुदीप, उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुदीप ने भी बात की, लेकिन उन्होंने घोड़े से उतरकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। बकवास। शांतनु मेरे परिवार की लड़की से शादी कर रहा है क्योंकि यह पहले से तय था। तुम्हारा क्या? तुमने तो शादी का प्रस्ताव भी नहीं रखा, सीधे यहाँ शादी करने आ गए। तुम तो सरासर जबरदस्ती शादी कर रहे हो। नगर प्रमुख के निवास से आए एक बूढ़े व्यक्ति ने सुदीप की ओर इशारा करते हुए गुस्से से उसे फटकारा। बेशर्म, मैं नगर प्रमुख से बात कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े व्यक्ति की फटकार सुनकर सुदीप क्रोधित हो गया। उसने हाथ में पकड़ी चाबुक उठाए और उसे पटकने लगा। गहन विद्या के प्रथम स्तर पर मौजूद व्यक्ति को मेरे सामने इतनी उग्रता दिखाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। गहन शक्ति से परिपूर्ण और अजगर के समान चाबुक का सामना करते हुए बूढ़ा व्यक्ति जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने हाथ उठाया और चाबुक को कसकर पकड़ लिया। पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति गहन विद्या के द्वितीय स्तर पर था। अरे बदतमीज छोटे बच्चे, नीचे उतरो। बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया और वह सुदीप को घोड़े से नीचे खींचना चाहता था। धड़ाम, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक शक्तिशाली बड़े हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। प्रबल शक्ति ने तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति की आभा को सीमित कर दिया और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को रोक दिया। महाराज, बूढ़े व्यक्ति ने बगल में देखा और वह अवाक रह गया क्योंकि उसे रोकने वाला व्यक्ति उसका अपना स्वामी हरिप्रसाद सिंह था। हरिप्रसाद सिंह ने पहले बूढ़े व्यक्ति की ओर सिर हिलाकर इशारा कि उसे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने पीछे खड़े अपने अधीनस्थों से बात की। जाओ, दूसरी और तीसरी महिला को बाहर लाओ। आज मेरे सुंदरवंश का शांतनु परिवार के साथ दोहरा विवाह होगा। हरिप्रसाद सिंह के ये शब्द कहते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई और हर कोई बेहद हैरान रह गया। यदि शांतनु और सानिया का विवाह पूरी तरह से अपेक्षित और सामान्य था, तो सुदीप और रिया का विवाह बेवजह की परेशानी थी। ये तो ऐसी बात थी जिसे सामान्य परिवार भी स्वीकार नहीं करते। नगर स्वामी का परिवार, वर्मिलियन बद सिटी का शासक, तो फिर ऐसा कैसे कर सकता है? हालांकि उस समय हरिप्रसाद सिंह ने न केवल उग्र प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह सहमत भी हो गया। इससे लोग स्तब्ध रह गए। कभी अत्याचारी और शक्तिशाली रहे नगर स्वामी ने उन दो युवकों के सामने सिर झुका लिया। ये बात लोगों को 100 बार सोचने के बाद भी समझ से परे और अकल्पनीय लगी। यह क्या हो रहा है? क्या नगर प्रमुख ने शांतनु परिवार की ऐसी अभद्र मांगें मान लीं? कुछ लोग, जिन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी, ने सवाल उठाया। शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने सुना है कि शांतनु परिवार के मुखिया गहन विद्या के 6ठे स्तर पर हैं, जबकि नगर स्वामी केवल 5वें स्तर पर हैं।
हालांकि सुंदरवंश अभी भी वर्मिलियन बर्ड सिटी का शासक है, लेकिन वास्तविकता में उनकी शक्ति शांतनु परिवार से कम है। मुझे ये भी लगता है कि शांतनु और सानिया की शादी में हुई प्रगति शांतनु परिवार के मुखिया की वजह से है। किसी ने चुपके से यह जानकारी लीक कर दी। क्या ये सच है? ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे स्तब्ध रह गए। इसका मतलब था कि वर्मिलियन बर्ड सिटी का असली शासक सुंदरवंश नहीं, बल्कि शांतनु परिवार था। ये खबर वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोगों के लिए बहुत बड़ी थी। हालांकि लोगों को अब भी यह मामला अकल्पनीय लग रहा था, लेकिन जब नगर स्वामी की बेटियां रिया और सानिया भव्य दुल्हन के गाउन पहनकर निवास से बाहर निकलीं, तो सभी को पता चल गया कि वर्मिलियन बर्ड सिटी में मौजूदा स्थिति वास्तव में बदल गई है। ये तो बुरा हुआ, नगर स्वामी, ये तो बुरा हुआ। लेकिन ठीक उसी समय पास से एक घबराहट भरी चीख सुनाई दी। उस चीख ने पल भर में खुशनुमा माहौल को भंग कर दिया और सभी ने अपनी निगाहें उस ओर घुमाईं। उन्होंने देखा कि नगर स्वामी के निवास से एक रक्षक पागलों की तरह दौड़ता हुआ निवास की ओर आ रहा था। हालांकि उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। क्या हो रहा है? क्या हुआ? जवाब में हरिप्रसाद सिंह और बाकी लोग जल्दी से वहां गए। नगर स्वामी, यहाँ एक शत्रु आक्रमण कर रहा है। ये कहते ही वह व्यक्ति बेहोश हो गया। क्या दुश्मन हमला कर रहा है? ये शब्द सुनकर हरिप्रसाद सिंह पूरी तरह से हैरान रह गया और उसने अनजाने में शांतनु और सुदीप की ओर देखा। हालांकि उसने पाया कि उन्हें भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इससे हरिप्रसाद सिंह असमंजस में पड़ गया। असल में उसके सुंदरवंश का सबसे बड़ा दुश्मन शांतनु परिवार था। लेकिन फिलहाल अगर शांतनु परिवार हमला नहीं कर रहा होता तो भला कौन उसके वर्मिलियन बर्ड सिटी पर आक्रमण करने की हिम्मत करता। धड़ धड़ धड़, खट 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 खट, धड़ पटक धड़ पटक धड़ पटक धड़। ठीक उसी समय जिस दिशा से पहरेदार भागा था उसी दिशा से घंटियों और ढोलों की आवाज गूंजी। हर कोई ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया और साथ ही पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उनके दिलों में एक अकथनीय भय भर गया, क्योंकि घंटियों और ढोलों की आवाज स्पष्ट रूप से दुल्हन के जुलूस की थी। खुशी के इस अवसर पर घंटियां और ढोल बजने लगे, तभी लोगों का एक समूह भव्य रूप से प्रकट हुआ। कुछ लोग घंटियां बजा रहे थे, कुछ ढोल पीट रहे थे, कुछ तुरही बजा रहे थे, कुछ तख्तियां लहरा रहे थे और उन तख्तियों पर दो बड़े शब्द स्पष्ट रूप से लिखे थे, दुल्हन का जुलूस। लोगों के समूह के पहनावे से भी खुशी का भाव झलक रहा था। पहली नज़र में तो वे दुल्हन के साथ आए लोगों का समूह लग रहे थे, लेकिन यही बात लोगों को उलझन में डाल रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कौन किससे शादी करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि लोग काफ़ी खुशमिजाज ढंग से सज धज कर आए थे, फिर भी उसमें एक अजीब पहलू था। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुखौटा लगा हुआ था और उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। रुको, तुम कौन हो? नगर स्वामी के निवास से पहरेदार दौड़कर बाहर आए और उन्हें निवास के बाहर ही रोक दिया तथा सतर्कतापूर्वक उनकी ओर देखने लगे। श्री धूसर लबादा के आदेश पर हम नगर स्वामी की पुत्री सानिया को यहाँ लाने आए हैं। सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने चीखते हुए कहा। क्या सानिया को ले जाने आए हो? क्या सानिया शांतनु की मंगेतर नहीं है? वे सानिया को ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हैं? और ये धूसर लबादा कौन है? जिस दिन शांतनु परिवार दुल्हन का स्वागत करने आ रहा है, उसी दिन ये धूसर लबादा शांतनु की होने वाली पत्नी को यहाँ लाने के लिए आ गए हैं। ये तो सबके सामने शांतनु परिवार को सरासर अपमानित कर रहे हैं। भीड़ में हैरानी की अंतहीन चीखें गूंज उठीं और उस व्यक्ति के वाक्य से हर कोई स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि नगर स्वामी के निवास पर मौजूद लोग भी असमंजस में थे और उनके दिमाग में भ्रम की स्थिति थी। हालांकि वे एक बात को लेकर आश्वस्त थे, वह ये थी कि लोगों का वह समूह स्पष्ट रूप से अराजकता फैलाने के इरादे से आया था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनका इरादा शांतनु परिवार के खिलाफ था या नगर स्वामी के निवास के खिलाफ। धिक्कार है, मेरे शांतनु परिवार के पास आकर बवाल मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच में तुम जीने से तंग आ चुके हो। लोगों, इन लोगों को पकड़ो। शांतनु क्रोधित हो गया। नगर प्रमुख के निवास से कोई प्रतिक्रिया मिलने से पहले ही उसने अपने अधीनस्थों को उस समूह की ओर दौड़ने का आदेश दिया। हालांकि उसने उन्हें केवल गिरफ्तार करने का आदेश दिया, मारने का नहीं। और इसका कारण क्या था? स्वाभाविक रूप से चूंकि आज अत्यधिक खुशी का दिन था, इसलिए खून दिखना असंभव था, अन्यथा यह अशुभ माना जाता। हालांकि शांतनु परिवार के समूह को पास आने देने से पहले ही नेतृत्व करने वाले ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और आकाश से शक्तिशाली उत्पत्ति शक्ति उतरी। यह अदृश्य तलवारों में परिवर्तित हो गई और उन्होंने दौड़कर आ रहे शांतनु परिवार के दर्जनों सदस्यों को मार डाला। हत्या का तरीका भी बेहद क्रूर था। उन्होंने शांतनु परिवार के सदस्यों के सिर ही नहीं काटे, बल्कि तलवारों से उनके हाथ पैर भी काट दिए। मौत बेहद दर्दनाक थी और चारों ओर खून फैला हुआ था। उस दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया और वे बेहद अचंभित रह गए। आसपास खड़े लोग पीछे हटने को मजबूर हो गए और उनके माथे पर पसीना आ गया।
अभी अभी उन सभी को यह महसूस हुआ कि लोगों के समूह के भीतर गहन क्षेत्र का एक विशेषज्ञ मौजूद था, और वह एक ऐसा विशेषज्ञ था जो गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। साथ ही उनके निर्मम तरीकों से ये भी पुष्टि हो गई कि लोगों का वह समूह अच्छे इरादों से नहीं आया था। जो भी श्री धूसर लबादा के मामलों में दखल देने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी बहस के मार दिया जाएगा, हमला करने वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। उसी समय उसके पीछे खड़े सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों में रखी वस्तुएं नीचे रख दी और अपनी शक्तिशाली आभा बिखेरी। उनमें से 3 गहन स्तर के विशेषज्ञ थे, और इन 3 लोगों के अलावा शेष सैकड़ों लोग उत्पत्ति स्तर के शिखर पर थे। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? इनमें तो बहुत ताकत है। वह प्रबल ऊर्जा एक अदृश्य तूफान की तरह चारों ओर फैल रही थी। वहां मौजूद हर कोई उस दबाव को महसूस कर सकता था। शांतनु परिवार और नगर स्वामी के निवास से आए लोग तो सुरक्षित थे, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों और रईसों के चेहरे बेहद विकृत हो गए थे। इसका कारण ये था कि विरोधी बेहद ताकतवर था। वह किसी निम्न श्रेणी के विद्यालय के कुलीन वर्ग के बराबर था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शांतनु परिवार के खिलाफ जाने का साहस किया। वे वाकई काफी ताकतवर थे। बिना चर्चा के हत्या। देखते हैं ये मिस्टर धूसर लबादा किस तरह का आदमी है। अचानक एक वृद्ध आवाज सुनाई दी और उसके बाद हवा का एक झोंका आया। सुदीप और शांतनु के सामने एक आंख वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। ये तो रविंद्र प्रसाद हैं, शांतनु परिवार के मुखिया। अफवाहों के मुताबिक उन्होंने पहले ही गहन विद्या के 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया है और वर्मिलियन बर्ड सिटी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये सच है या झूठ। उस बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होते ही वहां मौजूद कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहां तक कि सुदीप और शांतनु भी अपने ऊंचे घोड़ों से कूदकर तुरंत उस एक आंख वाले बूढ़े व्यक्ति के सामने गए और आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, दादाजी, तुम दोनों पीछे हट जाओ। मैं अकेले ही चूहों के इस झुंड को मार गिराने के लिए काफी हूं। रविंद्र प्रसाद ने हाथ हिलाया, फिर उसकी तलवार जैसी भौहें अंदर की ओर तन गईं। उसकी एक आंख से तीखी रोशनी निकली और उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा न होने के बावजूद उसका वस्त्र बेतहाशा फड़फड़ा रहा था और उसके शरीर से निकलने वाला तीव्र दबाव ज्वार की तरह उमड़ रहा था। यह एक विशाल निराकार लहर में बदल गया जो आकाश की ओर उठती हुई एक के बाद एक लोगों के समूह से टकराती रही थी। हे भगवान, वह सचमुच गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। उसने सचमुच गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर लिया है। उस प्रबल शक्ति के प्रभाव से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए, विशेषकर नगर स्वामी के निवास पर आए लोगों के। वे बेहद भयभीत हो गए और उनके चेहरे अत्यंत विकृत हो गए। इसका अर्थ ये था कि रविंद्र प्रसाद की साधना उनके सुंदरवंश के हरिप्रसाद सिंह से कहीं अधिक थी और नगर स्वामी का निवास वास्तव में शांतनु परिवार से हार गया। वास्तव में इतने तीव्र दबाव का सामना करते हुए शून्य विद्यालय का प्रमुख शैलेश वर्मा भी घबरा गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रविंद्र प्रसाद गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर जाएगी। गहन क्षेत्र, इसका हर स्तर एक खाई की तरह था और सामान्य लोग इसे पार नहीं कर सकते थे। इसलिए जब वह, जो गहन क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था, गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर के दबाव का सामना कर रहा था, तो यह एक अथाह विशाल लहर का सामना करने जैसा था। बचने का कोई रास्ता नहीं, प्रतिरोध का कोई उपाय नहीं, और केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। उस क्षण शून्य विद्यालय के सभी लोगों को थोड़ा अफसोस हुआ और वे पीछे हटने लगे। हालांकि सफल होने पर उन्हें बहुत लाभ होता, लेकिन वे इसके लिए अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। हम वाकई चूहों का झुंड। कायरों के उस समूह को देखते हुए रविंद्र प्रसाद ने सीना फुलाकर सिर ऊपर उठाया और ठंडी सी आवाज में कहा। ऊपर से भले ही वह नाराज दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वह बेहद खुश था। चाहे वे लोग कोई भी हों, उन्होंने उसे अपनी ताकत दिखाने और अपना दबदबा कायम करने का मौका दिया था। वह जानता था कि उस दिन से वर्मिलियन बर्ड सिटी के लोग हरिप्रसाद सिंह से सबसे ज्यादा नहीं डरेंगे, वे उससे, रविंद्र प्रसाद से सबसे ज्यादा डरेंगे। वर्मिलियन बर्ड सिटी पर शासन करने का अधिकार उसके शांतनु परिवार के हाथों में आना तय था। बेकार कौशल। हालांकि जब सभी को लगा कि लोगों का वह समूह निश्चित रूप से मरने वाला है, तभी पालकी के भीतर से अचानक एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। जिस समय वह आवाज सुनाई दी, उसी समय लोगों के समूह के सामने स्पष्ट रूप से धूसर रंग की गैस प्रकट हुई। वह गैस तेजी से संघनित हो रही थी और पलक झपकते ही एक स्क्रीन का रूप ले लिया। बूम टिल्ड। गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर का दबाव धरती पर जोरदार ढंग से बरसा और धरती कांप उठी। कई लोगों के लिए कान फाड़ देने वाली इस गड़गड़ाहट को सहन करना मुश्किल हो गया, लेकिन जब कंपन शांत हुआ और दबाव कम हुआ, तो सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लोगों के समूह को जरा भी चोट नहीं आई। उन्हें जरा भी चोट न लगने का कारण उनके सामने लगी विशाल स्क्रीन थी। स्क्रीन का रंग धूसर था, फिर भी वह क्रिस्टल की तरह पारदर्शी थी। ये एक आध्यात्मिक निर्माण है। यह एक आध्यात्मिक निर्माण है। अचानक तेज नजरों वाले किसी व्यक्ति ने स्क्रीन के स्रोत को पहचान लिया। ये कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक संरचना है जो गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर की शक्ति को भी रोक सकती है।
इस आध्यात्मिक संरचना को बनाने वाला विश्व आत्माविद कितना शक्तिशाली होगा। इस अटूट आध्यात्मिक संरचना को देखकर सभी ने अपने अपने अनुमान लगाए। एक मामूली शांतनु परिवार मेरे लोगों पर हमला करने की हिम्मत करता है। लगता है तुम जिंदगी से ऊब गए हो। ठीक उसी समय पालकी का पर्दा अचानक उठा और एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर निकला। उस व्यक्ति के वस्त्र देखकर लोग दंग रह गए और कुछ लोगों के चेहरे भय से पीले पड़ गए। धूसर रंग का चोला प्रतीकों से भरा हुआ था। सूर्य की रोशनी पड़ने पर वह हल्का हल्का चमक भी रहा था। शायद आम लोग इस विशेष वस्त्र को पहचान न पाते, लेकिन वहां मौजूद लोग जानते थे कि यह क्या दर्शाता है। धूसर लबादा विश्व आत्मावेद। अंत में किसी ने आवेग में आकर चीख मारी। उसके बोलने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो और उस इलाके में मौजूद हर कोई अशांत हो गया। लगभग हर कोई राहत की सांस लेने को मजबूर हो गया और उनके चेहरों पर सम्मान और भय दोनों के भाव उभर आए। धूसर लबादा विश्व आत्मावेद। इसका क्या अर्थ था? ये नीलेश प्रांत में सर्वोच्च पदों पर आसीन विशाल व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि नीलेश प्रांत में ऐसे केवल 2 ही व्यक्ति थे। वे दोनों व्यक्ति नीलेश प्रांत की 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियों से थे। उनके सामने एक धूसर लबादा विश्व आत्माविद प्रकट हुआ। इससे लोगों की कल्पनाएं उड़ान भरने लगीं, क्योंकि उन्होंने पहले सोचा कि यह उन 2 विशाल पात्रों में से एक है। लेकिन कुछ और सोच विचार करने के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। आखिर वे दोनों व्यक्ति बेहद प्रसिद्ध थे, और अगर उनमें से किसी को भी उन 2 बेटियों में से कोई पसंद आती तो वे नकली नाम से तो बिल्कुल नहीं आते। वे अपनी प्रसिद्धि का नाम साफ साफ बताते ताकि लोगों को डरा सकें। हालांकि अगर उनके सामने खड़ा व्यक्ति नीलेश प्रांत के 2 विशालकाय पात्रों में से एक नहीं था, तो इसका मतलब था कि नीलेश प्रांत में एक तीसरा धूसर लबादा विश्व आत्माविद प्रकट हुआ था। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर थी। महोदय, मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं? क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? विश्वात्मा धूसर चोगा पहने रुद्र को बाहर जाते देख पहले बेहद शक्तिशाली दिखने वाला रविंद्र प्रसाद भी तुरंत थोड़ा दबा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि एक उच्च कोटि के विद्यालय को भी धूसर चोगा पहने विश्व आत्माविद को भेंट चढ़ानी पड़ती थी, इसलिए वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे शांतनु परिवार नाराज कर सके। कोई गलतफहमी नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं आज यहाँ नगर स्वामी की पुत्री सानिया से विवाह करने आया हूँ। दूसरी बात, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो क्यों न तुम्हारे शांतनु परिवार का भी सफाया कर दूँ। रुद्र ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए बूढ़े स्वर में ये शब्द कहने के बाद अपनी बड़ी आस्तीन लहराते हुए कहा, हमला करो, मारना। रुद्र के बोलते ही स्कूल प्रमुख शैलेश वर्मा के नेतृत्व में शून्य विद्यालय के कुलीन छात्र शांतनु परिवार के आवास की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में शांतनु परिवार के किसी भी सदस्य को बिना किसी बहस के मार डाला गया। ये देखकर शांतनु परिवार के शक्तिशाली लोगों को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने तुरंत उस समूह का पीछा करना शुरू कर दिया। उसी क्षण शांतनु परिवार के सभी सक्षम लोगों को नगर प्रमुख के निवास पर भेज दिया गया था, इसलिए शांतनु परिवार के आवासों में केवल बूढ़े, कमजोर, बीमार, अपंग और मुर्गे को बांधने की भी ताकत न रखने वाले लोग ही मौजूद थे। यदि वह समूह कत्लेआम करते हुए आवासों में घुस जाता तो शांतनु परिवार का निश्चित रूप से सफाया हो जाती। जल्दी मत करो, आज शांतनु परिवार का हर सदस्य मरेगा, रुद्र ने पैर पटकते हुए कहा, और जैसे ही उसने ये शब्द कहे एक विशाल आध्यात्मिक संरचना प्रकट हुई और उस दिशा को रोक दिया जिस ओर शून्य विद्यालय बढ़ रहा था। इसने शांतनु परिवार के उन सभी सदस्यों को रोक दिया जो उसका पीछा करना चाहते थे। उसी समय रुद्र ने अपना हाथ उठाया और शांतनु परिवार की भीड़ की ओर इशारा किया। एक जोरदार धमाके के साथ लगभग 1000 शांतनु परिवार के कुलीनों में से आधे घायल या मारे गए। उस समूह में 2 लोग गहन स्तर के भी थे। ये व्यक्ति बेहद ताकतवर है। ये देखकर हरिप्रसाद सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि धूसर लबादा विश्व आत्माविद ने केवल गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना का प्रदर्शन किया था, लेकिन केवल उस हथेली को देखकर ही हरिप्रसाद सिंह को यह आभास हो गया कि यदि वह उससे युद्ध करे तो वह धूसर लबादा विश्व आत्माविद को हरा नहीं पाएगा। धमाका धमाका धमाका। इसके बाद रुद्र ने कई मुक्के बरसाए और उसने युद्ध कला का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसने केवल अपनी गहन शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसका हर एक मुक्का भयानक शक्ति से भरा हुआ था। इसने शांतनु परिवार के अनगिनत सदस्यों को मार डाला। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अपने ही परिवार के लोगों को इस तरह बेरहमी से मरते देख रविंद्र प्रसाद बेहद क्रोधित हुआ। उसने छठे स्तर की गहन शक्ति का प्रयोग किया और रुद्र की ओर झपटा। विंद्र प्रसाद सचमुच क्रोधित था। उस क्षण उसके मन में भय का कोई नामोनिशान नहीं था। वह केवल रुद्र को मारने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर रुद्र मारा गया तो उसके शांतनु परिवार के जीवित रहने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी रहेगी। लेकिन अगर वह रुद्र को मारने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया तो उसका शांतनु परिवार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इन परिस्थितियों में रविंद्र प्रसाद के हमले असाधारण रूप से भयंकर थे। उनके हर मुक्के या लात में गहन शक्ति समाहित होती थी और उनका हर प्रहार और शैली विनाशकारी हमले कर सकती थी।
उनके द्वारा सीखी गई युद्ध कला भी अत्यंत शक्तिशाली थी। रुद्र अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह युद्ध कला का इस्तेमाल नहीं कर सका। वह रविंद्र प्रसाद के खिलाफ केवल गहन शक्ति और आध्यात्मिक निर्माण तकनीकों का ही प्रयोग कर सका। लेकिन सौभाग्यवश रुद्र की आध्यात्मिक निर्माण तकनीकें पहले ही धूसर लबादा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। रविंद्र प्रसाद के हमले चाहे कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे रुद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, बल्कि रुद्र ने उन सभी को रोक दिया। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। क्या ये विश्व आत्मावादियों की शक्ति है? धूसर लबादा विश्व आत्मावेद, ऐसे विशालकाय प्राणियों से यही उम्मीद थी जो पूरे नीलेश प्रांत को हिला सकते हैं। ये युद्ध शक्ति बहुत ही भयावह है। आप सही कह रहे हैं। स्पष्ट रूप से वह जो आभा प्रदर्शित कर रहा है वह गहन क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर है। युद्ध कला कौशल का उपयोग किए बिना और केवल आध्यात्मिक संरचनाओं की शक्ति के बल पर वह गहन क्षेत्र के छठे स्तर पर मौजूद रविंद्र प्रसाद को अपनी हथेलियों में ही वश में कर सकता है। इसे शक्तिहीन कहना गलत नहीं होगा। दोनों के बीच चल रही लड़ाई को देखकर हर कोई समझ सकता था कि कौन ताकतवर है और कौन कमजोर। रुद्र की ताकत देखकर वे दंग रह गए। बेशक उन्हें यह नहीं पता था कि वह वही युवा प्रतिभाशाली रुद्र है जिसने पहले पूरे वर्मिलियन बर्ड सिटी में तहलका मचा दिया था। उनकी नज़रों में वह सचमुच एक महान व्यक्तित्व था, एक धूसर लबादा विश्व आत्माविद जो कई वर्षों से साधना कर रहा था। बुजुर्ग, गहन क्षेत्र के छठे स्तर की साधना करना तुम्हारे लिए सचमुच व्यर्थ है। जिस समय रुद्र रविंद्र प्रसाद के हमलों को रोक रहा था, उसी समय वह बीच बीच में शांतनु परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हमला करता था। हर बार जब वह हमला करता तो उसे जीत मिलती थी। पलक झपकते ही रुद्र के हाथों लगभग 1000 शांतनु परिवार के कुलीन सैनिक मारे गए। उसी समय शांतनु परिवार की ओर से लगातार दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। शांतनु परिवार का बेरहमी से कत्लेआम किया जा रहा था। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो या जवान, मुर्गी हो, कुत्ता हो, बत्तख हो या हंस, सांस लेने वाले हर जीव को मार डाला जा रहा था। यहाँ तक कि शांतनु परिवार के घर के पास से गलती से गुजरने वाले छोटे चूहों को भी शून्य विद्यालय के सदस्यों ने पकड़ लिया और गला घोंटकर मार डाला। ऐसा नहीं था कि शून्य विद्यालय के लोग क्रूर और निर्दयी थे, बल्कि उन्हें मृत्यु का आदेश मिला था। रुद्र का आदेश था कि शांतनु परिवार के आवासों में किसी भी व्यक्ति को जीवित न छोड़ा जाए। हरिप्रसाद सिंह, तुम क्या देख रही हो? तुम इस आदमी का काम तमाम करने में मेरी मदद क्यों नहीं कर रही हो? उसने अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके मरते और गिरते देखा, फिर भी वह कुछ नहीं कर सका। रविंद्र प्रसाद थोड़ा पागल सा हो रहा था और चूंकि वह इसके आगे बेबस था, इसलिए वह नगर स्वामी के निवास से हरिप्रसाद सिंह और अन्य लोगों की ओर केवल अपनी विनती भरी निगाहें ही डाल सकता था। हरिप्रसाद सिंह मदद क्यों करेगा? ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि वह वास्तव में शांतनु परिवार का सफाया चाहता था। भले ही वह और शांतनु परिवार सहयोगी थे, फिर भी वह उस स्थिति में मदद नहीं करेगा क्योंकि वह एक धूसर लबादा विश्व आत्माविद को नाराज नहीं करना चाहता था। हरिप्रसाद सिंह, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मेरे शांतनु परिवार की मदद करो और उसे यहाँ अलग थलग मत होने दो। हरिप्रसाद सिंह पर कोई असर न देखकर रविंद्र प्रसाद ने भी अपना रवैया नरम करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन यह व्यर्थ था क्योंकि हरिप्रसाद सिंह फिर भी नहीं मानी। हरिप्रसाद सिंह, मैं तुम्हें जीवन भर इसका पछतावा करवाऊंगा। अंततः रविंद्र प्रसाद ने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया। एक जोरदार चीख के बाद उसने रुद्र पर एक अत्यंत शक्तिशाली हमला किया। प्रचंड और गहन शक्ति एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गई जो आकाश तक पहुंच गई और उससे उठने वाली लहरें दर्जनों फीट ऊंची थीं। वे एक दूसरे पर परत दर परत जमा होती गईं और नीचे की ओर दबाव डालती रहीं। उसमें समाहित शक्ति एक जंगल को समतल करने के लिए पर्याप्त थी और यह स्पष्ट था कि रविंद्र प्रसाद ने सचमुच हमला किया था। बुढ़िया, आखिरकार तुम गंभीर हो ही गए। ये देखकर रुद्र ने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति को घुमाया और रविंद्र प्रसाद के पूरे बल से किए गए हमले को रोकने के लिए अपने सामने धूसर रंग के आध्यात्मिक निर्माण बनाना शुरू कर दिया। वूश, हालांकि जब विशाल लहर आध्यात्मिक निर्माण से टकराई तो रविंद्र प्रसाद ने तेजी से प्रकट होकर सुदीप और शांतनु के बगल में पहुंचकर अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और गहन शक्ति की 2 परतें बाहर निकलीं। शक्तिशाली गहन शक्ति 2 भागों में विभाजित हो गई। पहले भाग ने सुदीप और शांतनु को लपेट लिया, जबकि दूसरे भाग ने रिया और सानिया को लपेट लिया। एक मजबूत पिंजरे की तरह इसने उन्हें अपने अंदर बंद कर लिया। अरे यार, वो भागना चाहता है। रुद्र को अचानक समझ आ गया कि उसने क्या योजना बनाई थी। असल में रविंद्र प्रसाद रुद्र पर अपनी सारी ताकत झोंकना नहीं चाहता था, बल्कि भागना चाहता था। वूश, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, विशेष तरीकों से सुदीप और शांतनु के साथ साथ रिया और सानिया को बांधने के बाद रविंद्र प्रसाद के पैर की उंगली अचानक टकराई और तेज हवा का झोंका फैलने लगा। आंधी थमने के बाद रविंद्र प्रसाद भी गायब हो गई। उसी समय शांतनु, सुदीप और रिया और सानिया भी गायब हो गईं। धिक्कार है। ये देखकर हरिप्रसाद सिंह का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि रविंद्र प्रसाद अकेले नहीं भागा था।
वह न केवल उसके 2 पोतों को ले गया, बल्कि हरिप्रसाद सिंह की 2 बेटियों को भी बंदी बना लिया था। ये सोचकर कि वह केवल किनारे खड़ा होकर शांतनु परिवार के जीवन और मृत्यु को देखता रहा और अनदेखा करता रहा, रविंद्र प्रसाद उससे दिल से नफरत करती होगी। उसी क्षण उसकी दोनों बेटियां उसके हाथों में आ गईं, इसलिए उनका अंत कैसा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये सोचते ही हरिप्रसाद सिंह पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी 5वीं स्तर की गहन शक्ति का विस्तार किया और रविंद्र प्रसाद का पीछा करना चाहा। लेकिन पहले कि वह हिल भी पाता, एक शक्तिशाली हथेली उसके कंधे पर पड़ी और उसकी शक्ति को दबा दिया। तुम अपना सिर घुमाकर देखते ही हरिप्रसाद सिंह ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि रहस्यमय धूसर लबादा विश्व आत्माविद था। यहीं रुको, मैं तुमसे हिसाब बाद में चुकाऊंगा। ये शब्द कहकर रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और गायब हो गया। रुद्र के जाने के बाद हरिप्रसाद सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ गया, क्योंकि रुद्र की बातों से उसे समझ आ गया था कि वह विशालकाय शख्स उससे नाराज है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर ऐसे विशालकाय शख्स को नाराज क्यों किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह जानता था कि उसने शायद कुछ मुसीबत मोल ले ली है। विशेषकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा और शांतनु परिवार के कुलीन वर्ग के शवों को खून के तालाबों में पड़ा पाया, तो उसके हृदय में भय चरम पर पहुंच गया। उसने सचमुच क्रूरता और निर्दयता का अनुभव किया। वह व्यक्ति बहुत ही भयावह था। उसी समय वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला के भीतर रविंद्र प्रसाद जंगल में दौड़ रहा था। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, और भले ही उसने अपनी गहन शक्ति का उपयोग करके 4 लोगों को अपने सिर के ऊपर बांध रखा था, लेकिन इससे उसकी गति पर कोई असर नहीं पड़ा। रविंद्र प्रसाद, हमें नीचे उतारो, मेरी बहन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। गहन शक्ति के पिंजरे के भीतर रिया इस समय सानिया को कसकर गले लगाए हुए थी। शायद रास्ते में बहुत झटके लगने के कारण, या शायद रविंद्र प्रसाद के अत्यधिक दबाव के कारण, सानिया का चेहरा भयानक रूप से सफ़ेद पड़ गया था और उसके होंठ सूख गए थे। वह बेहोश हो चुकी थी। चुप रहो, अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम दोनों को अभी मार डालूंगा। रविंद्र प्रसाद क्रोध की आग में जल रहा था। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने का भी समय नहीं मिला, तो वह रिया और सानिया की जान की परवाह कैसे कर सकता था। उसने उन दोनों को इसलिए भी पकड़ रखा था क्योंकि वह सौदेबाजी के लिए एक हथियार रखना चाहता था जिससे शायद उसकी जान बच सके। लेकिन अचानक उनके सामने एक शक्तिशाली आध्यात्मिक निर्माण बन गया, और उसी समय कई आध्यात्मिक निर्माण चारों ओर प्रकट हो गए और वे वर्तमान में रविंद्र प्रसाद को घेरे हुए थे। ये कैसे संभव है? वह इतनी जल्दी कैसे मेरे बराबर आ गया? ये देखकर रविंद्र प्रसाद को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है, और उसने जल्दी से अपने हाथ रिया और सानिया की ओर बढ़ाए, जिन्हें उसने बांध रखा था, और वह उन दोनों लड़कियों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करना चाहता था। फुहार, हालांकि जब प्रकाश की एक किरण तेजी से गुजरी तो उन दोनों को बांधे रखने वाली गहन शक्ति टूट गई। रिया और सानिया तो गायब हो ही गए, साथ ही उनके दोनों पोते सुदीप और शांतनु भी उनकी नियंत्रण सीमा से बाहर निकल गई। दादाजी, मुझे बचाओ! अचानक एक दयनीय आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखने पर रविंद्र प्रसाद बेहद चौंक गए। उनके दोनों पोते पास ही पड़े थे और उनके पीछे एक अकेला व्यक्ति खड़ा था। वह धूसर लबादा विश्वात्माविद था। मदद की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। इस जगह पर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम सब मर जाओगे। रुद्र ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए अचानक अपना पैर उठाया। धमाके के साथ शांतनु का सिर उसके पैर के नीचे खून से लथपथ हो गया। तरबूज की तरह रुद्र ने उसके सिर को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तू कमीना, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने पोते को इस तरह मरते देख रविंद्र प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह पागलों की तरह चिल्लाते हुए रुद्र पर पुरजोर हमला करने लगा। हालांकि रविंद्र प्रसाद के हमलों का सामना करते हुए रुद्र ने केवल ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। उसने उसकी ओर इशारा किया और उंगली से इशारा किया। एक हल्की सफ़ेद गैस हवा में फैल गई। इसने न केवल रविंद्र प्रसाद के युद्ध कला कौशल को भेद दिया, बल्कि उसके शरीर को भी भेद दिया। एक ही वार में इसने 6ठे स्तर के गहन कौशल वाले उस शक्तिशाली व्यक्ति को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया और उसे बेबस होकर जमीन पर गिरा दिया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? रविंद्र प्रसाद का चेहरा राख जैसा हो गया था। पहले तो उसे लगा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो शायद जीत के कुछ मौके मिल सकते हैं, लेकिन जब सफ़ेद गैस उसके शरीर से गुजरी तब उसे एहसास हुआ कि उसके और उसके प्रतिद्वंदी के बीच कितना बड़ा अंतर है। शुरुआत से ही उसकी हार तय थी। अब तुम्हारी बारी है। श्वेत बाघ वध तकनीक से रविंद्र प्रसाद को हराने के बाद रुद्र ने रविंद्र प्रसाद पर सीधे हमला नहीं किया। उसने अपनी निगाहें सुदीप की ओर घुमाईं। उसने उस व्यक्ति की ओर निगाह डाली जिसने कभी उसे ऐसी स्थिति में धकेल दिया था जहां से न तो आकाश तक जाने का कोई रास्ता था और न ही धरती तक पहुंचने का कोई द्वार। हालांकि आज की स्थिति और उस दिन की स्थिति में काफी बड़ा अंतर था। तुम कौन हो? मेरे शांतनु परिवार को तुमसे कोई शिकायत या नफरत नहीं है। तुम्हें मेरे शांतनु परिवार को पूरी तरह से मिटाने की क्या जरूरत थी? सुदीप जोर से चिल्लाया।
वह बहुत दुखी था, इस बात से दुखी कि उसकी मौत यूं ही हो जाएगी। इसलिए वह सच में जानना चाहता था कि उसके पूरे शांतनु परिवार को किसने खत्म किया। वास्तव में न केवल सुदीप बल्कि पास में मौजूद रिया भी रुद्र को घूर रही थी, क्योंकि वह भी यह जानने के लिए उत्सुक थी कि शांतनु परिवार का सफाया करने वाला धूसर लबादा विश्व आत्माविद किस प्रकार का व्यक्ति था। हे, ये शब्द सुनकर धूसर लबादा पहने व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। हालांकि जब हंसी गूंजी तो सुदीप हो या रिया, दोनों के चेहरे के भाव काफी बदल गए, क्योंकि वह हंसी अब किसी बूढ़े आदमी की आवाज नहीं थी, बल्कि वह एक जवान आदमी की आवाज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आवाज काफी जानी पहचानी थी। क्या ये आवाज? रिया ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वह उस आवाज से और ज्यादा परिचित नहीं हो सकती थी। हालांकि थोड़ा और सोचने के बाद उसे लगा कि यह संभव नहीं है। भले ही उस व्यक्ति में ज्यादा प्रतिभा हो, इतने कम समय में इतनी तरक्की करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। रविंद्र प्रसाद और सुदीप भी अचंभित रह गए। हालांकि वे ये तो नहीं बता सकते थे कि धूसर चोगा पहने वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसकी हंसी से वे समझ गए थे कि वह एक युवक की आवाज थी। फिर भी इतना शक्तिशाली व्यक्ति एक युवक कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का कारण समझाऊंगा। उनकी मिली जुली हैरानी और जिज्ञासा भरी निगाहों के बीच रुद्र ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अपने सिर से हुड हटा दिया। उसका सुंदर चेहरा तीनों लोगों के सामने प्रकट हुआ। रुद्र, सच में तुम हो? उसी क्षण रिया आश्चर्य से चिल्ला उठी और उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रविंद्र प्रसाद को हराने वाला और धूसर लबादा आध्यात्मिक निर्माण का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति वास्तव में रुद्र होगा। सच्चाई अचानक सामने आए और उसे इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। ये कैसे संभव है? आपने पहले से ही ऐसा नहीं किया था? हालांकि रिया को विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी, वहीं सुदीप का चेहरा भय से भरा हुआ था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि रुद्र को उसी ने नाग नदी में धकेल दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। वह यहाँ कैसे प्रकट हो गया? इतने कम समय में वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? सुदीप और रविंद्र प्रसाद के हैरान चेहरों को देखकर रुद्र ने केवल उदासीनता से मुस्कुराते हुए सुदीप से कहा, क्या तुम्हें वे शब्द याद हैं जो मैंने तुम्हें उस दिन आत्महत्या की चट्टान पर कहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु ठीक इसी तरह हो जाए, अन्यथा मैं तुम्हें ढूंढने अवश्य लौट आऊंगा। उस दिन तुम्हारा अंत नहीं होगा सुदीप, बल्कि तुम्हारे शांतनु परिवार का अंत होगा। रुद्र की बातें सुनकर सुदीप का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि रुद्र के चट्टान से कूदने के क्षण में उसे बुरा पूर्वाभास क्यों हुआ था। दोस्त, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? रविंद्र प्रसाद ने कमजोर स्वर में कहा जब उसने देखा कि रुद्र सुदीप पर हमला करने जा रहा है। गलतफहमियां? असल में मुझे आपके शांतनु परिवार से कोई शिकायत या नफरत नहीं थी, लेकिन आपको हर हाल में मुझे मारना ही था। आज जो कुछ भी हुआ वो आपके शांतनु परिवार का मुझ पर बकाया था, लेकिन रुद्र ने उसे और भी अधिक ब्याज के साथ वसूल लिया। बोलने के बाद रुद्र ने अपना हाथ उठाया और हथेली से वार किया कि सुदीप खून से लथपथ हो गया, और तुरंत बाद रुद्र ने रविंद्र प्रसाद की ओर वार किया कि अद्वितीय आक्रमण शक्ति वाली श्वेत बाघ वध तकनीक हवा में चीरती हुई निकली और रविंद्र प्रसाद की जान लेने से पहले जोरदार दहाड़ लगाए। शांतनु परिवार के लोगों को मारने के बाद रुद्र तेजी से रिया के पास गया। जब उसने भयानक रूप से सफेद चेहरे और कमजोर आभा वाली सानिया को देखा तो उसके शांत चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। हालांकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उसकी जांच करने के बाद रुद्र ने राहत की सांस ली। सानिया घायल तो थी, लेकिन गंभीर नहीं थी। 10 दिन के आराम के बाद वह जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी रुद्र सानिया को रिया के आलिंगन से दूर ले गया। उसने कुछ औषधियां निकाली और उन्हें परिष्कृत करने में सानिया की मदद करते हुए बड़े प्यार से उसे खिलाईं। क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अंततः लंबे समय तक चुप रहने वाली रिया बोली। रुद्र ने अपना सिर उठाया और पाया कि लोमड़ी जैसे चेहरे वाली वह भव्य सुंदरी अपनी मोहक आंखों से उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नाराजगी भी झलक रही थी। मेरे शरीर में एक विश्व आत्मा है और मैंने उससे पहले ही समझौता कर लिया है। वह मुझे अपनी शक्ति दे सकती है और मेरी वास्तविक साधना इस समय उत्पत्ति क्षेत्र के द्वितीय स्तर पर है। जहां तक मेरी पहले दिखाई गई साधना की बात है, जो गहन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर थी, वह शक्ति विश्व आत्मा द्वारा मुझे दी गई थी। रुद्र ने कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार रिया उसकी पहली प्रेमिका थी और वह उस पर काफी भरोसा करता था। मुझे जो स्पष्टीकरण चाहिए था वह ये नहीं था। रिया की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, लेकिन कोई जानता था कि वह क्या सोच रही थी। वो नहीं। ओह, मुझे पता है। रुद्र पहले तो थोड़ा चौंक गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, वे शून्य विद्यालय से थे। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके लिए एक आध्यात्मिक संरचना बनाऊंगा, इसलिए वे मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गए। वो भी नहीं। रिया का चेहरा और भी ज्यादा दुखी लग रहा था और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भी झलक रहे थे।
उसके सफ़ेद दांत बार बार उसके आकर्षक होठों को हल्के से काट रहे थे। तो फिर यह क्या है? रुद्र पूरी तरह से हैरान था। रुद्र, कमीने! अचानक रिया के कोमल हाथों ने लहराते हुए रुद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं थप्पड़ खाने के बाद भी रुद्र अभी भी असमंजस में था। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही हो। तुमने जो कुछ कहा सब झूठ था। उस दिन तुमने साफ साफ कहा था कि तुम मुझसे और छोटी सानिया दोनों से शादी करोगे, लेकिन अब तुमने सिर्फ छोटी सानिया को ही शादी का प्रस्ताव क्यों दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया? रिया खड़ी हो गई और रुद्र की ओर इशारा करते हुए उसने अपनी शिकायतें बताईं। उसका सुंदर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसी क्षण रुद्र को अचानक समझ आया। आधे दिन बाद वह आकर्षक सुंदरी ईर्ष्या करने लगी। अपनी ही बहन सानिया से ईर्ष्या करने लगी। एग्नी, मुझे फिर से अपनी शक्ति प्रदान करो, रुद्र ने मन ही मन पुकारा। किस लिए? एग्नी इस समय चहल पहल को देख रही थी और वह रुद्र की योजनाओं को लेकर असमंजस में थी। जल्दी करो, रुद्र काफी चिंतित था। इसके जवाब में एग्नी केवल रुद्र को अपनी शक्ति उधार दे सकती थी। आखिरकार रुद्र उसका गुरु था और इसके अलावा वह ये भी जानना चाहती थी कि रुद्र उधार ली गई शक्ति का क्या उपयोग करना चाहता है। हालांकि जब रुद्र ने निम्नलिखित कार्य किए तो एग्नी पूरी तरह से अवाक रह गई। अचानक रुद्र खड़ा हो गया और रिया की कमर में बाहें डालकर उसे गले लगा लिया। बिना कुछ कहे उसने रिया के मोहक होठों को चूम लिया। उसी समय उसका दूसरा हाथ बेचैनी से रिया के आकर्षक शरीर को छू रहा थी। कमीने, मुझे छोड़ दो। पहले तो रिया ने पूरी कोशिश की कि वह संघर्ष करे, पर वह रुद्र के सामने कुछ कर भी कैसे सकती थी। धीरे धीरे रुद्र के कोमल हमलों के सामने उसने पूरी तरह से हार मान ली। सानिया के ठीक बगल में रुद्र ने रिया को जमीन पर धकेल दिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और दो नग्न शरीर एक दूसरे से लिपट गए। हालांकि पहली बार यह जबरदस्ती था, इस बार वास्तव में रिया अपनी मर्जी से ऐसा कर रही थी। रिया का पूरी तरह से लाल चेहरा उसकी खुशी की चमक से जगमगा रहा था। इस बार वह दिल से तैयार थी और उसने अपना शरीर रुद्र को सौंप दिया था। लेकिन फिर भी एग्नी ने रुद्र का मूल्यांकन करते हुए कहा, जानवर। उस दिन वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला के एक विशेष जंगल में एक विचित्र घटना घटित हुई। एक पुरुष और एक स्त्री की दो आवाजें उठती गिरती रहीं और लगातार गूंजती रहीं। कभी तीखी, कभी गहरी, कभी 100 पक्षियों के एक साथ चिल्लाने जैसी, कभी आकाश की ओर उठती भयंकर बाघ की दहाड़ जैसी। ये सिलसिला करीब आधे दिन तक चला। सौभाग्य से उस जगह से कोई नहीं गुजरा, वरना डर के मारे उनकी आत्माएं बिखर जाती और वे अपना ख्याल रखने में असमर्थ हो जाते और हमेशा के लिए लकवाग्रस्त विकलांग व्यक्ति बन जाते। जंगल के भीतर रविंद्र प्रसाद, सुदीप और शांतनु के शव अब वहां नहीं थे। वे कहाँ गए, ये तो स्वाभाविक था कि रुद्र ने उनका निपटारा कर दिया था। बेशक उनकी स्रोत ऊर्जा अग्नि द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। रुद्र का ऊपरी शरीर नंगा था और वह घास पर लेटा हुआ था। उसकी बाहों में रिया थी, जो एक आकर्षक और खूबसूरत महिला थी। उस समय रिया के गोरे, कोमल और चिकने शरीर पर लाल रंग के दुल्हन के वस्त्र भी थे। जब हल्की हवा चलती थी तो लाल पोशाक कभी कभी ऊपर उठ जाती थी और मुश्किल से ही कोई उसकी सीधी और लंबी, बर्फ जैसी सफ़ेद खूबसूरत टांगें देख पाता था और उसके गोल, चिकने फिर भी सुडौल स्तन बेहद आकर्षक थे। लेकिन सबसे आकर्षक बात रिया का मनमोहक रूप था। शायद अपने प्रियजनों के आलिंगन में ही इतनी मजबूत महिला इतनी मधुर हो सकती थी। किस हद तक? वह बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह आज्ञाकारी भाव से रुद्र के आलिंगन में झुक गई। उसने अपनी पतली और लंबी उंगलियों से रुद्र की छाती पर गोल घेरे भी बनाए। ठीक है, अब उठने का समय हो गया है, वरना जब छोटी सानिया जागेगी और हमें इस हालत में देखेगी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं उसे कैसे समझाऊंगी। कुछ देर बाद रिया ने रुद्र को धीरे से दूर धकेल दिया। हालांकि उसके प्यारे चेहरे पर एक शब्द साफ झलक रहा था, अनिच्छा। तो चलिए इसे साथ मिलकर करते हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपने सारे दांत दिखाते हुए कहा, नहीं, छोटी सानिया अभी बहुत छोटी है और तुम उसे छू नहीं सकते। ये देखकर रिया ने रुद्र की बांह को गुस्से से चुटकी काट ली। हाँ, बस मजाक कर रहा था। रुद्र हंसा और फिर अपने कपड़े पहनने के लिए उठ खड़ा हुआ। कपड़े पहनते हुए उसने कहा, अभी के लिए किसी को मत बताना कि मैं एक धूसर लबादा विश्वात्माविद हूँ, छोटी सानिया को भी नहीं। रिया ने रुद्र के कपड़े बांधने में मदद की और मधुरता से सिर हिलाया। और हाँ, मैं तुम दोनों बहनों से शादी करूंगा, लेकिन अभी जल्दी नहीं। जिस तरह से मैं, रुद्र, काम करता हूँ उससे तय है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन बनेंगे। इसलिए जब तक मुझे लगता है कि मैं अभी भी उतना मजबूत नहीं हूँ। मैं समझ गई। रिया ने पहले हल्के से रुद्र के मुंह को ढका, फिर एक छोटी चिड़िया की तरह किसी पर निर्भर होकर रुद्र की बाहों में चली गई और अपना प्यारा चेहरा रुद्र की छाती से चिपकाते हुए बोली, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हम बहनों की शादी करने का इंतजार करूंगी। ये शब्द सुनकर रुद्र भी खुशी से मुस्कुरा उठा। उसने अपनी बाहें खोलीं और उस खूबसूरत हसीना को कसकर गले लगा लिया और कुछ पल के लिए छिपे हुए प्यार का आनंद लिया।
जब रुद्र और रिया, दो प्रेमी, वर्मिलियन बर्ड पर्वत श्रृंखला में एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे, तो वर्मिलियन बर्ड सिटी में हर कोई चिंतित था। शहर के मुखिया के निवास के बाहर शांतनु परिवार के शव हर जगह बिखरे पड़े थे। खून से जमीन लाल हो गई थी, और खासकर जब सूरज पश्चिम में डूब रहा होता था तो सूरज की रोशनी में खून और भी ज्यादा लाल दिखाई देता था, जिसे देखकर सचमुच डर लगता था। एक नज़र में ही कोई भी डर के मारे कांप उठता था। एक डरपोक रईस उस जगह से गुजरा और वह तो सीधे बेहोश हो गया। लेकिन शांतनु परिवार के निवास के सामने तो ये कुछ भी नहीं था। उस जगह खून की नदियां बह रही थीं। उस दिन शांतनु परिवार के 13,241 सदस्यों को मार डाला गया और एक भी जीव जीवित नहीं बचा। किसी को नहीं पता था कि ऐसा करने वाला कौन था, लेकिन वे जानते थे कि वह एक धूसर लबादा विश्वात्माविद था। उसका एक प्रसिद्ध नाम भी था, श्रीमान धूसर लबादा। नगर स्वामी के निवास के मुख्य हॉल में हरिप्रसाद सिंह नेता की सीट पर बैठी थी। राजू और नगर स्वामी के निवास के अन्य सभी बुजुर्ग उसी स्थान पर एकत्रित थे। उनके चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे न केवल रिया और सानिया के लिए चिंतित थे, बल्कि श्री धूसर लबादा के बारे में और भी ज्यादा चिंतित थे। आखिरकार श्री धूसर लबादा ने भीड़ के सामने हरिप्रसाद सिंह से कहा था कि उसे उससे कुछ हिसाब चुकाना है। इसलिए हरिप्रसाद सिंह बहुत चिंतित था। खासकर शांतनु परिवार के खून से लथपथ होने के बाद उसे सचमुच डर था कि श्री धूसर लबादा सुंदरवंश के साथ क्या करेंगे। महोदय, महाराज, अचानक पूरी तरह से भयभीत और घबराया हुआ एक गार्ड अंदर आया। क्या हुआ, ये देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग गंभीर मुद्रा में खड़े हो गए, मानो वे किसी विशाल शत्रु का सामना कर रहे हों। उनके माथे से सेम के आकार की पसीने की बूंदें अपने आप बहने लगीं। वे वापस आ गए हैं। ये शब्द बोलने के बाद गार्ड ने मुख्य हॉल के बाहर की ओर इशारा किया। उस दिशा में देखते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने देखा कि दुल्हन के वस्त्र पहने रिया बेहोश पड़ी सानिया को गोद में लिए धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर आ रही थी। बहन, तुम दोनों ठीक हो? बहुत अच्छी बात है। ये देखकर राजू बहुत खुश हुआ और जल्दी से जाकर रिया के हाथों से सानिया को ले लिया। फिर उसने प्यार से उसकी जांच की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे चोट न लग गई हो। रिया, तो श्रीमान धूसर लबादा का क्या हुआ? रविंद्र प्रसाद का क्या हुआ? उसे क्या जानकारी मिली? हरिप्रसाद सिंह भी पास आया, लेकिन उसे अपनी बेटियों की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने बस सावधानी से बाहर की ओर देखा। ये श्रीमान धूसर लबादा की ओर से आपके लिए है। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने पिता को एक मुड़ी हुई पर्ची दे दी। मैं थक गई हूँ, इसलिए आराम करने जा रही हूँ। हरिप्रसाद सिंह को पर्ची देने के बाद रिया ने पहले हरिप्रसाद सिंह को गुस्से भरी नज़रों से देखा और फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उस दृश्य को देखकर हरिप्रसाद सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार आज गलती उनकी ही थी। सुंदरवंश की नींव को बचाने के लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की खुशियों को लगभग कुर्बान कर दिया था। हालांकि श्री धूसर लबादा के आने और शांतनु परिवार का सफाया करने से वर्मिलियन बर्ड सिटी खून से लथपथ हो गई थी, फिर भी वास्तव में उन्हें ऐसा नहीं लगा। कम से कम श्री धूसर लबादा ने एक विशाल शत्रु का खात्मा करने में उनकी मदद तो की। रिया और सानिया के सुरक्षित और स्वस्थ होने की खबर सुनकर नगर स्वामी के निवास में हर कोई चर्चा करने लगा। हालांकि ऊपरी तौर पर वर्मिलियन बर्ड सिटी में भीषण तबाही मची थी, लेकिन नगर स्वामी का निवास पूरी तरह सुरक्षित था। इसलिए उनके लिए यह वाकई जश्न मनाने लायक बात थी। भले ही शांतनु परिवार के तेजस राजकुमार के महल से संबंधों के कारण महल ने जांच शुरू कर दी हो, लेकिन इसमें सुंदरवंश शामिल नहीं होगा। इसके अलावा एक महत्वहीन शांतनु परिवार के लिए तेजस राजकुमार के महल के लिए एक धूसर लबादा विश्वात्माविद से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं था। जब हरिप्रसाद सिंह रात के गहरे अंधेरे में, जब सब शांत थे, अपने महल में लौटा तो वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर चमकते चांद को देखने लगा। उसका मन बहुत बेचैन था। अब तक उसमें अपने हाथ में मौजूद कागज की पर्ची खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस पर क्या लिखा है ये देखने की भी उसे हिम्मत नहीं थी। हालांकि भागना कभी कोई रास्ता नहीं था और हरिप्रसाद सिंह इस बात को अच्छी तरह समझता था। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले उसने कुछ देर तक गहरी सांसें लीं, फिर आंखें खोलीं और कागज की पर्ची भी खोली। जब उसने पर्ची पर लिखी बातें देखीं तो उसके चेहरे पर खुशी, उदासी और चिंता के मिश्रित भाव उभरे। काफी देर बाद उसने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। हालांकि कागज की पर्ची पर केवल कुछ सरल शब्द ही लिखे थे, लेकिन उनसे कई अर्थ प्रकट होते थे। अगर तुमने रिया या सानिया की शादी किसी और से करने की हिम्मत की तो तुम्हारा सुंदरवंश अगला शिकार होगा। In a world where power decides fate, will rise to shake the heavens.